लिखते हैं, है ना। प्रॉब्लम जब भी रेशियो रहेगा, रेशियो प्रॉब्लम। मान लो कि तुमको दो नंबर देते हैं, 15 दे दिए और तुमको मान लो 25 दे दिए, ठीक है। दो नंबर दे दिए, एक 15 एक 25। ये 15 और 25 जो है 15 और 25 कुछ भी हो सकता है। एज हो सकता है किसी चीज का वेट हो सकता है, तो सामान 15 kg है, दूसरा सामान 25 kg है ना। या फिर जो है और भी बहुत कुछ हो सकता है। मान लो नंबर इटसेल्फ नंबर हो सकता है ना। तो ये कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड भी हो सकता है, कोई 15 किलोमीटर 10 स्पीड से चला, कोई 25 किलोमीटर 10 स्पीड से चल रहा, समझ में आ रहा। तो यूनिट कुछ भी रहेगा, क्वांटिटी कुछ भी रहेगा, उसका वैल्यू तो 15-25 में ही रहेगा। अब ये दो नंबर का रेशियो दिया रहेगा, तो लेकिन जब ये नंबर है तो 15 और 25 है, लेकिन जब रेशियो का बात करेंगे तो 15/25 होगा और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 5। तो जब भी तुम्हारा क्वेश्चन के टर्म में दिया रहेगा कि 3/5 दिया रहेगा, लेकिन ये जो 3/5 है वो एक्चुअल नंबर को तो डिनोट नहीं कर रहा है ना। तो रेशियो में हाँ एक्चुअल नंबर भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हमारा ये है कि एक्चुअल नंबर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है आप समझो जरा सी बात को। ये सबसे लिस्ट में आ गया, 3 और 5 आगे कट नहीं रहा। तो रेशियो जब भी तुम्हारा दिया रहेगा, ऐसा नंबर में दिया रहेगा कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है आपस में और फ्रैक्शन नहीं बचा, कॉमन फैक्टर और बचा नहीं, सिर्फ एक फैक्टर बचेगा, उसके अलावा कोई फैक्टर बचेगा नहीं। तो अब मान लो कि अगर 15-25 की जगह हमारा 3 और 5 नंबर दिया रहता तो भी उसका रेशियो 3/5 ही होता, 3/5 ही होता। अगर वो नंबर मान लो 3/5 और दोनों में 6 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे, यानी 6/10 रहता तो भी रेशियो 3/5 है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 9/15 रहता। मतलब दो नंबर 6-10 रहे, 9-15 रहे कि 3-5 रहे इटसेल्फ। ये सब का रेशियो क्या रहेगा, 3/5 ही रहेगा, है ना। तो मतलब रेशियो जो है एक आइडिया तो जरूर दे देता है नंबर के बारे में कि नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर उसके ये 3 और 5 में उसका फैक्टर एक तरह से है ना, लिस्ट फैक्टर के रूप में है। इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मल्टीपल जरूर होगा। जो भी नंबर निकलेगा वो नंबर कॉमन मल्टीपल जरूर रहेगा। मल्टीपल 1 होगा तो 3-5 ही रह जाएगा नंबर। मल्टीपल अगर 2 होगा तो नंबर 6 और 10 हो जाएगा। मल्टीपल अगर 3 होगा तो नंबर 9 और 15 हो गया। मल्टीपल 5 होगा तो नंबर हो जाएगा 15 और 25। एक बात क्लियर समझ में आ रहा है कि रेशियो जो है हमारा जो है वो उस नंबर का सबसे लिस्ट फ्रैक्शन में वैल्यू है दे रहा है ना। अब इस दोनों को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो दोनों में एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कॉमन मल्टीपल अभी हमको पता नहीं है। जब भी रेशियो दिया रहेगा तो ये कॉमन मल्टीपल पता नहीं, तो वो मल्टीपल मान लो x, मल्टीपल को क्या मान लो x, तो ये x दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो नंबर क्या हो जाएगा 3x और 5। समझ में आ रहा है। तो जहां भी रेशियो का प्रॉब्लम रहेगा तो वहां पे एक कॉमन मल्टीपल आएगा दोनों में। तो नंबर में जब जैसे नंबर में कन्वर्ट होगा तो 3x और 5x हो जाएगा। यहां तक क्लियर समझ में आया। अब ये समझ में आ गया तो कभी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन कर रहा है, मान लो यहाँ पे यही क्वेश्चन इसी में देख लो। मान लो देयर आर 2 numbers are in the ratio 3/5 and their difference is 10. Their difference is 10. तो डिफरेंस इज 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, दो नंबर 3x और 5x है। जाहिर सी बात है ये बड़ा दिख रहा है ना। तो 5x - 3x इक्वल टू क्या होगा 10। 5x में से 3x गया, कितना बचा बराबर 10, यानी कि x बराबर कितना निकल गया 5 आ गया। अब ये 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 5 आ गया 15 और 5 × 5 आ गया 25। तो समझ में आया। तो हमेशा जब रेशियो का प्रॉब्लम रहेगा तो इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। कैसे, सबसे पहले
उस रेशियो का कुछ कॉमन मल्टीपल होगा तो उसको मान लेंगे डायरेक्ट लिखेंगे लेट द नंबर बी 3x एंड 5x, ठीक है। लेट द क्वांटिटी बी 3x एंड 5x, लेट द एज बी 3x एंड 5x। समझ में आ रहा है? अब ये दो चीज मिल गया, उसके बाद आगे जैसे तुमको प्रोसीड करने बोलेगा उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना, उसका सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे हमेशा x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू को जो उसका रेशियो में मल्टीपल कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है बात, है ना? तो इस तरह से बना सकते हो। कोई और प्रॉब्लम भी बता के दिखाना पड़ेगा, हो जाएगा ना? हाँ सर। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रेशियो का प्रॉब्लम समझ गया। हाँ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? 4 नंबर कि one number is 5 times other, one number is 5 times other, one और other कितना नंबर है? 2 नंबर है और दोनों के बीच का रिलेशन दे दिया। क्या दे दिया? एक नंबर दूसरे नंबर का 5 गुना है। एक नंबर कोई भी मानो, लेट one of the number be one of the क्या यार नंबर भी x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर इक्वल टू हो जाएगा 5x या 5, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि वन नंबर इज 5 टाइम्स अदर, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 5 इंटू एक्स, यानी कि 5x। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? यहाँ पे चलो ठीक, समझ जाना। अब आगे 2 नंबर मिल गया। अब आगे क्वेश्चन के, ये भी क्वेश्चन के हिसाब से लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x क्वेश्चन में दिया है। अब कहता है if 18 is subtracted from the greater, जरा सा अंदाज लगा के बताइएगा बड़ा कौन है? 5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अब इक्वेशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? if 18 is subtracted from greater, 5x बड़ा है, 5x में कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 18। if 18 is subtracted from the greater, the remainder will be 3 times the smaller। रिमाइंडर विल बी इक्वल टू आ गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो बचेगा, रिमाइंडर मतलब जो बचेगा, इन्हें की डिवीजन में जो रिमाइंडर नीचे आता है सिर्फ वही रिमाइंडर नहीं होता, सब्ट्रैक्ट करके भी जो बचा वो भी रिमाइंडर है ना? तुम्हारे पास 10 तो चॉकलेट है, तुम 6 तो बांट के आ गए, तो क्या पूछेंगे वो? हाउ मच रिमाइंडर इज देयर? कितना रिमाइंडर बचा? 4। और डिवाइड करके नहीं आई, तो रिमाइंडर मतलब बचा हुआ, सीधी सी बात है। डिवाइड में भी रिमाइंडर होता है, लेकिन रिमाइंडर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है ना? रिमाइंडर मतलब बचा हुआ, घर में खाना बना है उसमें भी सब खा लिया, कुछ बच गया, वो भी क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन कि if 18 is subtracted from the greater, remainder will be 3 times the smaller, है ना? यही सब समझना है तुम लोग को, यही सब तुम लोग को समझ में नहीं आता है। यानी कि जो छोटा नंबर है उसका 3 गुना के बराबर रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया? 3x। बस यही भर क्वेश्चन है तुम्हारा। इसके बाद तो सिर्फ उसको इधर उधर करना है, ट्रांसपोर्टेशन करो, सॉल्व करो। क्या जी पीहू, है ना? तो तुम्हारा नाम जो है प्रचलित कर देते हैं। तो 5x, 3x इधर आ गया, माइनस में हो जाएगा, और 18 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? प्लस में, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 18, x बराबर 18/2 यानी कि 9। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? x बराबर 9 निकला, लेकिन हमको नंबर चाहिए, एक्चुअली में नंबर चाहिए, यहाँ से निकाल लो। छोटा नंबर हो गया 9, अब बड़ा वाला नंबर हो गया 5 गुना 9 यानी कि 45। ये 2 नंबर हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हम समझाने के लिए हम लिख दिए, तुम लोग यहीं पे आंसर मत लिखना।
तुम लोग का आंसर नीचे लिखना है, ठीक है, और भी प्रॉपरली लिखना है। द स्मॉलर नंबर बी x इक्वल टू 9 and the greater number will be 5 into 9 इक्वल टू 45। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हैं, हाँ वैसे ही लिखेंगे, वन अनदर लिख करके भी लिख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था, कब कब दिमाग में पढ़ना कब शुरू करेगी, स्टेटमेंट कब शुरू करेगी समझना। चलो रेशियो का थोड़ा सा चलो नया भी था, फिर भी रेशियो भी बन जाना चाहिए था, ये काहे नहीं बन रहा? हाँ आपको पता है तुम क्या की, कुछ तो रायता फैलाए हुए फर्स्ट वाला सही था, फर्स्ट नंबर पे x लिए थे, सेकंड नंबर को 5x - 18 पर इक्वल टू के बराबर में तुम गलती की है, इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉलर ये भी लिखा था, लेकिन उसके बाद क्या किया 18 - 3 इक्वल टू 5x करके पता नहीं क्या कर दिया। बस ये हो क्लियरिटी नहीं होता तो समझ का क्वेश्चन समझे पूरा अच्छे से नहीं, तब ये मिस्टेक होगा। इसलिए तुम लोग का अभी एक ही काम है, हम बार बार रिपीट करें, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड को समझिए, ये सब कैलकुलेशन ठीक है, ये बनाना सीखिए, ये है ना इक्वेशन, है ना, यहाँ से यहाँ तक का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम तो हो जाए, ये काम, ये इक्वेशन आ जाए तो सॉल्व करना तो आसान है ना। शुरू का 2 क्लास में सिर्फ यही समझे कैसे ये सॉल्व किया, तो ये आसान है। वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए, है ना। उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होगा, बार बार ध्यान देके, है ना। सेंटेंस रेशियो में रहेगा, सेंटेंस नंबर में रहेगा, सेंटेंस एज में रह जाएगा एक दूसरे का, सेंटेंस तुम्हारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रह जाएगा। अभी आगे आएंगे तो अभी तुम्हारा सेंटेंस में मेंसुरेशन भी घुसेगा, मेंसुरेशन में आएगा तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए प्लॉट, है ना, L into B के फॉर्म में रहेगा, आज वही बताएंगे, है ना। उसके बाद और भी मिसलेनियस, उसके बाद भी और भी बहुत सारा। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सैकड़ों टाइप का हो सकता है, सारा क्वेश्चन तो बताना पॉसिबल है नहीं, इसलिए तुमको वो आइडिया डेवलप करना कि क्वेश्चन को समझा कैसे जाए और उसको इस इक्वेशन फॉर्मेट में कैसे लाए। इतना हम बता चुके हैं, अगर तुम लोग प्रॉपर्ली एक क्लास में हो सकता है यहाँ नहीं भी समझ में आया, लेकिन अगर तुम लोग वीडियो के थ्रू रेगुलरली जाते रहोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बुरा नहीं। और सिर्फ इसी चैप्टर का क्लियर नहीं हो जाएगा, इससे पिछला और इसके अगला जो हाँ भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा वो सारा क्लियर होते जाएगा एक बार में। तो एक एफर्ट अच्छे से डालना है, तो उससे तुम्हारा जितना इसके पिछले चैप्टर में था वर्ड प्रॉब्लम उसको भी समझ आएगा, वो भी सब क्लियर होगा, और इसके बाद जितना वर्ड प्रॉब्लम आएगा वो भी सब सॉल्व हो जाएगा। अभी तक क्या हुआ है कि हम लोग स्किप कर किए हैं, है ना, वर्ड प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किए हैं, समझे नहीं है। एक बार मेहनत करो, एक बार अच्छे से उसको समझो, देखो कैसे पानी की तरह वो क्लियर होने लग जाएगा, सब साफ समझ में आने लगेगा। प्रॉब्लम सिर्फ समझ डेवलप करने का, सॉल्व करना आता ही है तुम लोग। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। और कोई क्वेश्चन बता दें? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन फिर भी उतना भी नहीं। कह रहा है कि डिवाइड 534 into 3 पार्ट्स। एक नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या है? डिवाइड 534 in 3 पार्ट्स। मतलब जो है, देखो अगर हम किसी नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोले तो बहुत आसान हो जाता है डिवाइड करना। मान लो हम कह रहे हैं कि 18 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो एक नंबर मान लेंगे x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 18 - x। अच्छा 9 बोल रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने थोड़े बोल रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 18 2 पार्ट में डिवाइड करके 17 + 1 हो सकता है, 16 + 2 होता है, 15 + 3 हो सकता है, 14 + 4 हो सकता है, तुम्हारा 13 + 5 हो सकता है, 12 + 6 होता है, 11 + 7 हो सकता है, 10 + 8 हो सकता है, 9 + 9 हो सकता है, 8 + 10 हो सकता है, फिर ऊपर जाएगा। इतना सारा पार्ट में बढ़ सकता है, तो उसमें से एक पार्ट x मान लो तो दूसरा पार्ट हो जाएगा 18 - x। लेकिन यहाँ पे कितना पार्ट में बांटना है? 3 पार्ट में, तो थोड़ा सा झमेला है। लेकिन झमेला होते हुए भी क्वेश्चन में हमेशा तुमको दिया रहेगा, जो मेन्यू बनाना है उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो मेन्यू बनेगा ही नहीं। किचन में भेज दिए तुमको, हम आटा नहीं रखे, आप बोलेंगे तुमको रोटी बनाना है, बनेगा? नहीं बनेगा।
क्या चीज बनेगा? मैदा से बना दे। मैदा। खाओ ना मैदा, समझ में आएगा फिर। मैदा मैदा खाने के बाद हालत जो समझ में आता है, अब छोड़ो उसमें। तो इसको 3 पार्ट में बांटना, बटेगा 3 पार्ट में जरूर, लेकिन अब आगे इंफॉर्मेशन क्या उसको ध्यान से समझना होता है। आगे क्या कहता है, such that the second part will be 32 less than the twice the first. According to question देखो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में कुछ कुछ रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। क्या कहता है, the second part will be 32 less than twice the first, है ना। फर्स्ट को मानो अगर x, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, द सेकेंड पार्ट विल बी, ध्यान से सुनिए, लेट द फर्स्ट पार्ट भी x, एक पार्ट तो मानना ही होगा। अब देखिए दूसरा, द सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट, क्या होगा बताओ तुम लोग? x plus x minus 32। x plus x क्या बोले, minus, वापस बोलिए फिर से बोलते हैं, द सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट। 2x हाँ minus माइनस 32। हाँ, सही the second part will be 32 less than twice the first। तो 32 कम है किससे, twice of first से, तो twice of first हो गया 2x और उसमें से कितना घटा दिए 32, यही हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के बारे में भी कुछ जरूर कहा होगा, कह रहा है एट द थर्ड विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट। ये तो बहुत आसान है, थर्ड जो है डायरेक्ट पहला पार्ट से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, x प्लस 18। देखिए हमारा तीनों पार्ट निकल गया। अब आगे इक्वेशन लाइन, आगे कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे बनाएंगे इक्वेशन का, कैसे निकलेंगे क्वेश्चन बोलो, इक्वल टू के बाद कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आप बताओ? हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे हम जो लिख सकते थे वो यहाँ पे लिख दिए। क्वेश्चन दिया हुआ था कि डिवाइड 534 इन 3 पार्ट्स, जिसमें कह रहा था कि सेकंड पार्ट इज ट्वाइस ऑफ x लेस देन 32 ट्वाइस ऑफ x, थर्ड पार्ट दिया हुआ था इज 18 ग्रेटर देन फर्स्ट। तो यहाँ से हम तीनों पार्ट भी लिख लिए। अब इक्वेशन के लिए कुछ आगे लिखा हुआ नहीं है ना, लेकिन इक्वेशन यहीं से बनेगा। कैसे बनेगा, तीनों पार्ट का सम कितना होगा, x plus 2x minus 32 plus x plus 18 is equal No. to 34। ये तीन पार्ट किसका है, 534 से ही बना है, यानी कि x प्लस 2x माइनस 32 प्लस x प्लस 18 इक्वल टू 534। बात समझ में आ रही है, x प्लस, अब कहीं मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, सब प्लस प्लस है, x वाला को एक साथ लाइए, x प्लस 2x प्लस ये वाला x भी आ गया, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, 18 और 32, माइनस 32 प्लस 18 इक्वल टू 534। x 2x और x मिलके कितना हो गया 4x। 32 में से 18 चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है माइनस में है, कितना आएगा 14 आएगा, माइनस 14 आएगा इक्वल टू 530। अब देखो ये सब चीज भी तुम लोग को ना मन में कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा। हमेशा कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट आइडिया राउंड ऑफ करके करो। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो कि 32 में 18 घटाना है, 18 को राउंड ऑफ करके 20 ले लो मन में, तब तो 32 में 20 घटाना आसान हो गया 12, और चूंकि 2 बढ़ाए थे तो 2 और इसमें बढ़ा दें, कितना हो गया 14। तो 2 घटाना नहीं है, बढ़ाना है। अरे हम राउंड ऑफ कर कैसे करके राउंड ऑफ करके आसानी से घटाए, दिमाग में कैसे घटा और देते कैसे करते हैं? उसके लिए होता है। जैसे हम 32 दिया हुआ है ना, इसको 32 ही रहने दें, 18 घटाना था है ना, 18 को हम लोग कितना मान लिए 20 है ना, यानी कि 2 बढ़ा दिए है ना, तो जो हमारा डिफरेंस है उसमें भी 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो 12 है, 12 में फिर 2 बढ़ा दे, कितना आ गया। ये छोटा छोटा है, ऐसे छोटा छोटा को प्रैक्टिस करो माइंड में सॉल्व करने का राउंड ऑफ करके, ठीक है, उसको बाद में सेपरेटली बताते हैं।
छोटा छोटा कैलकुलेशन को माइंड में ही पेन उठाने की जरूरत, इस समय पेन उठाने की जरूरत नहीं, वो सब क्लास 3-4 तक सही है, उसके बाद नहीं। अभी तो 8 क्लास में आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, इतना तो खुद ही हो जाना चाहिए। तो चलो ठीक है, धीरे धीरे वो कर लो। अब ये 4x इक्वल टू कितना हो गया, ये उधर जाएगा तो प्लस, 534 यानी कि 534 प्लस 14। अब यहाँ से देखिए x निकालना है इसे, तो पहले इन दोनों को जोड़िए, 448 314 ये है 5 डिवाइडेड बाय 4, कटेगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 12, 5 7 जा 28, यानी कि 137। फर्स्ट पार्ट निकल गया। फर्स्ट पार्ट इक्वल टू निकल गया 137। सेकेंड पार्ट इक्वल टू होगा 2x माइनस 32, यानी कि 2 इंटू 137 माइनस 32, 137 इंटू 2 274 माइनस 32, ये आ गया हमारा 4 में से 2 गया 2, 7 में से 3 गया 4, यहाँ 2 240। तो अब थर्ड पार्ट वो तो आसान है, इतना क्या जल्दी है लिखने का। तो x प्लस 18 यानी 137 प्लस 18, ये आ गया 8 7 15 के 5 हाथ में 1 3 1 4 1 5 155। ये अब इसको ऐड कर दे, अब नहीं करेगा मन, आ ही जाएगा, आ जाएगा। 5 2 7 7 7 14, 4 हाथ में बचे 1 5 4 9 9 3 12, 1 13 के 3 हाथ में बचा 1 2 1 3 1 4 1 5। हो गया, हो गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 बता दें सब बता दें। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब हो गया कि उस नंबर को उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर देना, ये होता है ना, पावर में 2 लगता है। जैसे बोला 5 का स्क्वायर, मतलब लिखेंगे 5 के पावर 2 और उसको एक्सप्रेस करेंगे तो 5 इंटू 5 25 होगा। तो सिर्फ उसमें स्क्वायर ही है, नया बात क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बाकी सब वही पुराना चीज है ना। चलो फिर भी देख लेते हैं, हो गया ना ये, ओके क्लीन आ गया ये क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन कि वन नंबर इज 7 मोर देन अदर, 2 नंबर यहीं से मिल गया, वन नंबर इज 7 मोर देन अदर। एक अब हम लिखेंगे नहीं उतना समझाने से, एक नंबर है x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 7, है ना। वन नंबर इज 7 मोर देन अदर, तो वन नंबर है x, तो अदर नंबर क्या हो गया x प्लस 7। अब कह रहा है आगे कि एंड स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। इसका जो स्क्वायर है वो 77 ज्यादा है किससे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर से। मतलब समझिए फिर से, वन नंबर इज 7 मोर देन द अदर, यहाँ खत्म हुआ ये बात। अब इट स्क्वायर इज 7 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब देखो दोनों का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर क्या होगा x प्लस 7 का। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि वन नंबर इज 7 मोर देन द अदर एंड इट्स स्क्वायर इज मोर देन 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये बड़ा नंबर है ना, तो छोटा नंबर का
स्क्वायर का 77 ऐड कर रहा है तो बड़ा नंबर का स्क्वायर का क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है? बराबर हो जा रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 77, ठीक। इधर क्या हो जाएगा? x प्लस 7 का अर्थ क्या समझते हो? इसका मतलब यही हो गया कि x प्लस 7 इंटू x प्लस 7, x प्लस 49 नहीं, स्क्वायर है तो दोनों का सम होगा ना। कैसे काम करते हैं ये बताते हैं। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर तो हम लिख देंगे तो 25 हो गया, लेकिन 5 को अगर हम लिख देंगे 2 प्लस 3 का स्क्वायर तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 ऐसे लेना होगा। दोनों का स्क्वायर हो रहा है। बाद में सॉल्व करोगे फिर देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा एक बार, कितना होगा? प्लस फिर 2 एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? अब 3 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया? फिर 3 एक बार इस 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया? 9। मल्टीप्लाई का रूल वही है, वेरिएबल में मल्टीप्लाई से ही होता है, कांस्टेंट से ही वो आइडिया निकला है, तो कांस्टेंट से समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 9 6 4 25 आ रहा है। रिजल्ट सेम है ना, लेकिन मल्टीप्लाई चूंकि यहाँ x है तो मल्टीप्लाई ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 77 तो रह गया इधर ही। अब इधर देखो x मल्टीप्लाई होगा इस x से एक बार कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ। ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस बार कितना हो जाएगा? प्लस 7x। ऊपर ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे ये 7 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 7x, फिर ये 7 एक बार फिर इस 7 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि प्लस 40। ये मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है ना, है ना। बाद में इससे जुड़ा हुआ एक फार्मूला भी आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। अभी तक पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? इसी क्लास में आएगा, पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। तो अभी देखो अब हमको वैल्यू किसका चाहिए? x का। तो x इधर है और स्क्वायर ये यहाँ पे है, नंबर इधर है। तो हम क्या करते हैं कि इस नंबर को इधर ही छोड़ देते हैं, ये वाला नंबर को भी, और ये स्क्वायर को इधर ले आते हैं। यहाँ पे पहले से एक्स स्क्वायर जो है इधर रहने देते हैं, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 77 पहले से है, माइनस 49 इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस 49 प्लस 49 इधर है, वो इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस 49। और इधर क्या बच गया? 7x प्लस 7x यानी कि 14x। शुरू से नियम पता है क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है ना। वैल्यू किसका निकालना है? x का। सारे वेरिएबल एक साइड, सारा कांस्टेंट एक साइड। तो वेरिएबल कांस्टेंट कर सकते हैं एक साइड, इस स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर को तो कटना ही है ना, इसलिए इधर ही भेज दिए। तुम जैसे सोच रहे हो वैसे ही बनाएगी तो भी ये उधर जाके इसको कटेगा, ये दोनों कटा आपस में। सबसे पहली बात तो लीनियर इक्वेशन में नॉन वेरिएबल में ये पावर 2 आया था, है ना। तो पावर 2 आया जरूर था, लेकिन ज्यादा देर टिकेगा नहीं, वो कटे जाएंगे, ठीक है। तो मुद्दा इसी से आएगा। अब 77 में 49 किया तो कितना बचेगा? अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट तरीका से कैसे निकाल सकते हैं। 49 को कितना मान लो? 50। 77 में 50 जाएगा, कितना बचेगा? पता है तुम लोग, आसानी से पता है, 27। अब चूंकि एक बढ़ा दिए हैं तो डिफरेंस में भी एक बढ़ा दो, 28 कितना आएगा? उस समय यही समझाने का हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसे तुम अगर सब्ट्रैक्ट करने जाओ तो बिना पेन का तो मुश्किल होगा, नहीं तो फिर तुम 7 कैरी लोगे, 9 करोगे, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका थोड़ा राउंड अप करो और उसके बाद सॉल्व करो। बड़ा ज्यादा रहेगा तो उसको कम करेंगे, कम है तो बढ़ा देंगे। तो 28 इक्वल टू कितना हो गया? 14x, है ना। x का वैल्यू चाहिए तो 14 चला आएगा नीचे। अब डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कितना मालूम है? x इक्वल टू 2। जब सिर्फ एक ही लाइन में टर्म बच जाए, प्लस माइनस साइन कहीं नहीं रहे, तब हम ऐसे भी काट सकते हैं। x बराबर 2 आ गया। हमको क्या पूछ रहा था? नंबर है ना, तो नंबर कितना हो गया? x इक्वल टू 2, यानी कि 1 नंबर 2 और दूसरा नंबर यानी कि x प्लस 7 बराबर 2 प्लस 7 इक्वल टू 9,
एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर क्या है? आगे आंसर, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 89, 81 में से 4 गया, कितना बच रहा है? 77। क्लियर है क्वेश्चन? अब हम वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट में की ओर बढ़ रहे हैं। अब टाइप 4 और 5 जो है उसके बाद मिसलेनियस कुछ है जो कि आते रहेगा, है ना। जैसे कि अभी स्क्वायर वाला है, एक्चुअली में नंबर वाला ही प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर डाल दिया था। अब टाइप 4 में देखो क्या लेंगे, इसमें हमारा आ जाएगा नंबर मेंसुरेशन से जुड़ा हुआ, है ना। मेंसुरेशन में मतलब क्या होता है बताते हैं कि जैसे अब देखो यहाँ पे 4 टाइप का शेप हम जनरली अभी दिए हैं, ये चारों तुम जरूर पढ़े होगे, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, है ना। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। अब मेंसुरेशन का प्रॉब्लम जब भी तुमको देगा फिलहाल इन्हीं 4 से देगा। अब इस 4 में क्या क्या दे सकता है वो देखो। सबसे पहले ये बताओ, इसमें 2 चीज निकलता है किसी भी शेप वाला प्रॉब्लम में। तुम्हारा 2 चीज हम निकालते हैं, एक पेरीमीटर दूसरा एरिया, एक पेरीमीटर दूसरा एरिया। आप देखो पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है। हाँ, सर्कमफेरेंस क्या होता है ना। बेसिकली इसका सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई और आर क्या हो गया? इसका सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक। दूसरा आप देखो ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तुम लोग अभी तक अच्छा तुम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के अलावा तीनों टाइप का ट्रायंगल पढ़ लिए हो, इक्विलैटरल, आइसोस्केलेस और स्केलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? मान लो कि इसका साइड है ए, तो यह इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3a। अगर आइसोस्केलेस रहेगा तो तीनों का अलग अलग साइड दिया रहेगा, वो साइड का जो रिलेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से। लेकिन बेसिकली ये वर्क करेगा, मान लो कि अगर a, b और c 3 अलग अलग साइड दिया रहेगा तब हो जाएगा a प्लस b प्लस c। समझ में आ रहा? और अगर तीनों इक्वल है तब तो 3a हो गया, अलग अलग है तो इस पे काम करेगा, 2 इक्वल है तो इस पे। तो इसमें ट्रायंगल वाले में तुमको पहले देखना होगा कि ट्रायंगल किस टाइप का है ना। अब ये स्क्वायर का क्या होता है? पेरीमीटर 4 इंटू साइड, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये 2 into L plus B, ये क्या है? कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। इसका L बड़ा साइड होता कहलाता है L, छोटा साइड B। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 into L plus B। समझ में आ रहा? अब आगे आ जाते हैं, दूसरा चीज आता है हमारा एरिया। इस जो है सर्कल का एरिया क्या होता है? ध्यान नहीं है? सर्कल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, समझे? है ना। इसका एरिया ट्रायंगल का एरिया जो है अलग अलग पे बेस पे डिपेंड करता है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4a स्क्वायर हो जाता है ना। अलग अलग होता है। इसका ज्यादातर इसका तुमको पेरीमीटर तक ही सीमित रखेगा, ठीक है। इसलिए अभी एरिया में नहीं जाते क्योंकि इसका एरिया जाएंगे तो हमको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाएंगे तो जरूर इस चैप्टर में आगे आएगा मेंसुरेशन, लेकिन इस चैप्टर में जहां तक ये होगा उसको रिकॉल कर लेते एक बार।
अब ये स्क्वायर है, उसका एरिया साइड इनटू साइड ए स्क्वायर है ना, और इसका एरिया एल इनटू बी। समझ में आ गई बात। तो इतना चीज जो है मेंसुरेशन का याद रखना जरूरी होगा, तब जाके तुम इस चैप्टर में जो मेंसुरेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर पाने में आसानी होगा। अब देखो एक प्रॉब्लम उठाते हैं, क्वेश्चन दे दिया पहले ही। क्वेश्चन क्या दिया है कि द विड्थ ऑफ सुधास गार्डन इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। विड्थ ऑफ सुधा गार्डन इज, क्वेश्चन लिखता है विड्थ ऑफ सुधास गार्डन इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, और आगे क्या कहता है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 40 मीटर फाइंड इट्स डायमेंशंस। if its perimeter is 40 meter find its dimensions। ज्यादा ही लिखा गया। ठीक है, देखिए यहां प्रॉब्लम सीधा सीधी किस शेप से जुड़ी है, किससे जुड़ा नहीं है? रेक्टेंगल कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर तुमको रेक्टेंगल का समझ है तो आसानी से पता लगा लो कि रेक्टेंगल ही है। कैसे? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का चर्चा किया है और लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। किस शेप में होता है लेंथ ब्रेथ अनइक्वल? रेक्टेंगल में ही होता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ ऑफ सुधा गार्डन। विड्थ मतलब ब्रेथ आ गया और लेंथ है ना, दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। यानी क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ सुधास गार्डन इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। यानी कि W जो है वो कितना है, 2/3 ऑफ लेंथ, 2/3 ऑफ लेंथ। तो 2/3 ऑफ के जगह मल्टीप्लाई साइन आता है, लेंथ की जगह L, यानी कि 2/3L। ये विड्थ निकल गया लेंथ के टर्म में इतना। अब अगर मान लो लेंथ इक्वल टू x, तो जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, 2x/3। क्लियर? अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहता है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 40 मीटर। पेरीमीटर 40 मीटर है, मतलब ये 2l+b कितना है, 40। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2l+b = 40। तो 2 × l के जगह x, b के जगह = 40। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में सबके साथ, ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई में, इसको मुद्दा भेज देते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये 2 बाहर है अभी और सबके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इसको हम भेज सकते हैं ना उधर, है ना। ये अगर ऐड में रहता किसी के साथ में तो नहीं भेज सकते, लेकिन ये सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो जो बचा हुआ उस सबके साथ 2 का रिलेशन मल्टीप्लाई किया तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बचा इधर क्या, फिर या इसके नीचे मानो 1, ये क्या हो जाएगा ऊपर में 3x + 2x और नीचे उसका एलसीएम 3। क्लियर है? = 40/2, ये कट गया, कितना आ गया 20। अब देखो क्या करें, तो इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गई ये बात, है ना। आगे याद रखना। पेरीमीटर ये था,
अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया ऊपर में 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x बाई इक्वल टू 20। अब देखिए 5x बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 20 इंटू 3 बाई 5 5 से कट गया तो 20 कितना बार में 4 बार में x बराबर कितना निकल गया 12 मीटर। x क्या था हमारा लेंथ, तो लेंथ निकल गया 12 मीटर। ब्रेथ 2/3 इंटू 12 ये कितना निकल गया 3 4 यानी 8 मीटर। आगे हमारा जो सुधा का जो गार्डन है उसका ब्रेथ कितना है 8 मीटर, लेंथ कितना है 12 मीटर, 8 मीटर 12 मीटर जोड़ो 8 8 16 है, अब 12 दूना 24, 12 2 24 अब प्लस 16 कितना हो गया 40 मीटर। क्लियर है। तो इस तरह से जो हम मेंसुरेशन का प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रहेगा तो आसान हो जाएगा, चारों साइड इक्वल है, मत वो जो फॉर्मूला हम सबका लिखे वो याद रखना पड़ेगा, उसके बिना विकल्प नहीं है। वो याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। अब आते हैं टाइप लास्ट वाला, लास्ट तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ चलो मिसलेनियस को छोड़ दे तो लगभग मेजर टाइप में अभी आता है। एक आता है स्पीड, स्पीड डिस्टेंस और टाइम से जुड़ा हुआ है ना। कौन सा क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये कौन सा टाइप हो गया 5 में। प्रॉब्लम ऑन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अब इसको ठीक से समझिएगा। स्पीड टाइम और डिस्टेंस से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, जो बेसिक फॉर्मूला वो है हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ट्रैवल जो किया या टाइम जो लिया वो। अब इस ये फॉर्मूला सिर्फ स्पीड का नहीं है, यही फॉर्मूला डिस्टेंस का भी, यही फॉर्मूला टाइम का ही है ना। कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ रहता है याद रखना, वो फॉर्मूला सिर्फ एक क्वांटिटी का नहीं होता है, उसमें जितना भी क्वांटिटी आया वो सबका वही फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला स्पीड का भी है, वही फॉर्मूला डिस्टेंस का भी, यही फॉर्मूला टाइम का है। बस हम इसको अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं। अलग तरीका से लिखने का मतलब कि टाइम को इधर भेज दिए तो स्पीड को नीचे भेज दिए, है ना। तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। टाइम को उधर भेज दिए तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। मतलब फॉर्मूला यही है, बस इसको लिखने का तरीका 3 हो गया। तो हमको लग रहा है कि अलग अलग एक ही फॉर्मूला है, बस तुमको बेसिक याद है, ट्रांसपोर्टेशन याद है ना, ट्रांसपोर्ट ही तो कर रहा है वो मालूम है, तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, इससे काफी है। ठीक है, तो हम उतना डिटेल हम बस ये तुमको बता दें कि अब इस पे जुड़ा प्रॉब्लम कैसा आता है वो देखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रहना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम निकाल रहे तो डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला पर देखो, उससे सारा समझ में। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है एक कार ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट देहरादून एट 3 PM। एक कार जो है वो कहाँ पे है अभी देहरादून। किसी को पता है देहरादून कहाँ? हाँ नहीं पता है। देहरादून उत्तराखंड का राजधानी। ठीक है, देहरादून एट 3 PM 60 किलोमीटर पर आवर। देहरादून से एक कार निकला
ठीक है, कहाँ निकला, कार निकला, कहाँ निकला अभी पता नहीं है, पता करते हैं उसको कहाँ जा रहा है, कांस्टेबल लगाते हैं इसके पीछे, बता देगा कहाँ से। देहरादून से निकला, क्या टाइम पे निकला है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना बजे निकला है, 3 PM। कितना बजे निकला है, 3 PM। 3 PM कौन सा टाइम होता है, हाँ? शाम का। शाम का, शाम का कि सुबह का, नहीं सुबह का नहीं, शाम का। शाम का। तो एक कार ट्रैवलिंग है 60 किलोमीटर पर आवर, लेफ्ट देहरादून एट 3 PM। 1 hour later another car traveling at 80 kilometer per hour started over the same road to overtake the first. How long must the second car travel to overtake the first car? ये कार A जो है ये ट्रैवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एक घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर एट 3, यहाँ पे 3 PM लिख देते हैं, ठीक है। अब मसला आ गया दूसरा कार का, इसलिए हमको ये नीचे वाला लाइन थोड़ा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। अब कार B जो है ये आ गया, अब इसको भी जो है क्या करना है, एक घंटे बाद जो है 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलना शुरू किया। किस रफ्तार से, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। एक घंटे बाद मतलब कितना बजे, एट 4 PM, ठीक। अब चूंकि वो गाड़ी 1 घंटा पहले निकला हुआ है, कार ए 1 घंटा पहले निकला तो जैसे बात आगे है, लेकिन ये पीछे से जा रहा है ना, तो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है स्पीड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उस कार को पकड़ लेगा। देखते हो गांव देहात में घर में शादी ब्याह होता है तो गाड़ी खुलवाता है, लड़का गाड़ी खोल दो, लड़का गाड़ी खोल दे, है ना, बारात खुलवाने के लिए कि जल्दी जल्दी सब बढ़े, है ना। एक गाड़ी खोला, 2 गाड़ी खोला, और सबसे लास्ट में जो कुछ रहेंगे फूफा जी, मामू जी, जो जिनका मुंह फुला हुआ रहेगा, जिनको मनाना पड़ता है कि चलिए चलिए हो गया, जो बोल चुके हो माफ कीजिए। ऐसा हर शादी ब्याह में मिलेगा, हर घर में लफड़ा। कुछ औरतें होगी जो सिंगारे पटार कर रही है अभी तक, है ना, सब कुछ हो गया, उसको सबसे पहले बोल दिया गया तैयार होने, लेकिन अभी तक वो तैयारी में लगा है। अरे तुम सुनिए, फाउंडेशन रुका हुआ है, ई नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है ना, हम यहीं रखे थे, अभी आईलाइनर में पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा है। तो जब ऐसा कहानी आता तो उसका गाड़ी सबसे लास्ट में निकलेगा, लेकिन शादी का तो टाइम फिक्स होगा जयमाला, तो सबको पहुंचना साथ में, तो लास्ट में जो गाड़ी रहेगा वो थोड़ा हेवी ड्राइवर बनेगा, तेजी चला के पकड़ना है ना, यही कंडीशन होता है। तो ये भी लगता है हेवी ड्राइवर वाला फंस गया परिवार के झंझट में, चाहे मामा जी फूफा जी के झंझट में, या फिर किसी और कारणवश। ये दोनों कार निकला सेम रोड पे, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और दूसरा 1 घंटे बाद निकला है वो 80 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी उसको जाके ओवरटेक कर लेगा, साथ में आ जाएगा। तो ये कब होगा, कितने देर बाद ये होगा, इसी को निकालना है। हाउ लॉन्ग मस्ट द सेकेंड कार ट्रेवल टू ओवरटेक द फर्स्ट कार। सेकेंड कार जो है फर्स्ट कार को कितना लंबा समय, हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा दूरी के बाद जाके वो पकड़ लेगा। मान लेते हैं कि ये कार यहां से खुला, ए और बी कार यहां से खुला, और इस पॉइंट पे ये कार एक दूसरे को ओवरटेक करती है, यानी साथ साथ आएगी। और यहां से यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि हमको निकालना क्या है, वही निकालना है, एक्स ही निकालना है। तो ये डिस्टेंस मान लो, लेट हालांकि इसको लिखना होगा, तुमको कैसे लिखना होगा, हाउ लॉन्ग मस्ट द सेकंड कार ट्रेवल टू ओवरटेक द फर्स्ट कार। तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड कार टू ओवरटेक द फर्स्ट कार इक्वल टू एक्स, है ना, ऐसा लिखना होगा। लिखना डायरेक्ट लिख देते हैं, लेट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स किलोमीटर, DSTNC, हाँ ठीक है। कितना किलोमीटर बाद, x किलोमीटर बाद पकड़ लिया, ठीक है, x किलोमीटर। अब जरा बताना कि ये कार इस रफ्तार से चला, है ना,
ये कार 4 बजे चला है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है। बता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कार ट्रेवल किया तो कितना टाइम लगेगा इसको? टाइम टेकन बाय कार ए, टाइम टेकन बाय कार ए कितना टाइम लगेगा बताओ? इस कार को यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 60 इंटू टाइम का फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ से? डिस्टेंस बाय स्पीड ना। तो डिस्टेंस कितना है? x, स्पीड कितना है? 60 बाय x बाय 60 r, ये टाइम लगेगा ना, समझे? इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब देखो टाइम टेकन बाय कार भी, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है? x बाय 80 r, ठीक है। और ये दोनों का टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 कितना डिफरेंस है? 1 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि ये गाड़ी 3 बजे खुला था, ये गाड़ी कितना बजे खुला है? 4 बजे खुला है। तो ये गाड़ी जो है 3 बजे खुल के सी पॉइंट तक पहुंचा, तो इसको मान लो 5 घंटे लगा, मान लेते हैं। कितना लगा? 5 घंटा। ये गाड़ी जो खुला इसको कितना घंटा लगा? 4 घंटा, क्योंकि 1 घंटा बाद खुला। दोनों का बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? 1 घंटे का। क्वेश्चन में दिया हुआ ये चीज है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ कैसे कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया कि ये गाड़ी 3 बजे खुला है, गाड़ी 4 बजे खुला। अब तुमको आइडिया लगाने की इक्वेशन बनाया कैसे जाए, ठीक है? तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस का साथ में इक्वेशन बनेगा, तो क्योंकि डिस्टेंस तो हमको निकालना ही है ना, ठीक है? हम कहाँ का कंफ्यूजन हो सकता है उस पर भी बात करें, पहले हम निकालते हैं। तो ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? कार ए की कार बी? कार ए ले रहा, इसका टाइम है x बाय 60 और कार बी का टाइम कितना है? x बाय 80। और दोनों के बीच का टाइम का जो डिफरेंस है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 1 घंटे का, है ना? यहां से भी साफ समझ में आ रहा है, ऊपर बराबर है, नीचे ये कौन सा फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? जब न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। डिनोमिनेटर इसका बड़ा मतलब टाइम कम है ना? अब इसका क्या करें? एलसीएम लो। 60 और 80 का एलसीएम कितना होगा? 240। 240 होगा। 240, 60 का टेबल 240 कितना बार में आएगा? 4 बार में, तो हो गया कितना? 4x। 80 का टेबल में 240 3 बार में कितना हो गया? 3x इक्वल टू 1। 4x में से 3x गया, क्या बचा? इसको उधर भेज देंगे, यानी कि 240 किलोमीटर। हमारा कितना निकल गया आंसर? 240 किलोमीटर। मतलब 240 किलोमीटर के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्या होता है? मिल जाता है ना? क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग द कार मस्ट ट्रैवल टू ओवरटेक द फर्स्ट कार। अच्छा, अब यहाँ पर टाइम पूछ रहा था, कितना टाइम के बाद में मिला लेगा। तो 240 किलोमीटर निकल गया, तो कितना टाइम लिया? देखो तो 240 बाय 60 यानी कि 4 घंटा। और ये कितना टाइम लिया? 240 बाय 80। ऐसे भी पता कि 1 घंटा कम टाइम लिया, तो कितना हो गया? 3 घंटा, है ना? तो सेकंड कार जो है कितना टाइम पे उसको पकड़ लिया? 3 घंटे में। यानी इक्वेशन निकाले, सॉल्व कर लिए, इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर लिए। बात समझ में आया? पूरा नहीं समझ में आया, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन का थोड़ा सा इशू आया, ठीक है? कितना डिस्टेंस बाद पकड़ लेगा? 240 किलोमीटर बाद दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए। कितना टाइम बाद हो जाएगा? जब कार बी स्टार्ट किया तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो कार बी को कितना टाइम लगेगा? 3 आवर लगेगा। तो इसी फॉर्मूला को तुमको यूज करना है और उसी से इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। अब तुम जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे थे उसको भी समझ लेते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है?
यहाँ तक क्लियर है? इसको मिटाते नहीं तो फिर रेफरेंस लेना होगा पीछे। तो सबसे लास्ट टाइप का प्रॉब्लम हमारा स्ट्रीम प्रॉब्लम। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कौन सा प्रॉब्लम? डिस्टेंस टाइम वाला प्रॉब्लम। अब इसमें भी उससे से जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जिससे देखो क्या करेगा, मान लो कि मेजरली इसमें क्या रहेगा, कोई नदी फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लो कि एक नदी है, ठीक है। ये नदी का फ्लो इस तरीके से है, नदी इधर से इधर की ओर बह रहा। तो इस डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या कहलाएगा? डाउन स्ट्रीम। क्या हो गया ये? डाउन स्ट्रीम। अब अगर इसका उल्टा अगर हम जाएंगे तो क्या कहलाएगा? अप स्ट्रीम। जैसे इधर से इधर मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? अप, ठीक है। अब इसमें देखो होगा क्या, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से अंतर क्या आएगा? मान लो कि हम ये नदी में पानी बह रहा है तो इसका अपना कुछ स्पीड होगा, है ना। जब हम इधर से डाउन स्ट्रीम की ओर जाएंगे, खुद तैर के जाए या बोट में जाए या स्टीमर में जाए, तो वो एक सर्टेन क्या होगा, स्पीड उसका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? हम जो अपना एफर्ट डालेंगे और प्लस स्ट्रीम जो एफर्ट डालेगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो हमारा स्पीड जो है ऐड हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि अगर स्ट्रीम का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और हम तैर सकते हैं 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, तो हमारा जो स्ट्रीम होगा डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर का हमारा स्पीड हो जाएगा। लेकिन वही जब हम उल्टा तैरने का प्रयास करेंगे तो हमारा स्पीड जो है 15 जो है उसमें और 5 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी तो इधर बह रहा है, हम अप स्ट्रीम जाने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी का फ्लो हमको पीछे की ओर ढकेलेगा। अब पीछे की ओर ढकेलेगा तो हमारा स्पीड क्या होगा? जितना धारा का यानी कि स्ट्रीम का जो स्पीड होगा उतना स्पीड हमारा माइनस हो जाएगा। तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10। मतलब सेम डिस्टेंस देखो ट्रेवल करने में हमको डबल टाइम लग जाएगा इस केस में, है कि नहीं। और अच्छे समझो कि मान लो बारिश में पानी हो रहा है, नली वगैरह बहता है, हम देख कुछ चीज सामान पेपर का बोट बना के डाल देते हैं। पेपर का बोट का तो अपना कोई स्पीड होता नहीं, लेकिन वो फिर भी तैरते हुए आगे बढ़ता है। इसका मतलब वो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो उसको खींच के लेके जाता है। या बाकी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, कोई लकड़ियां डाल दी है तो भी फ्लोट करके जाएगा। तो किस स्पीड से जाएगा? स्ट्रीम का स्पीड से। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग दो ही केस है, जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो हमारा स्पीड, बोट का स्पीड या कोई शिप का स्पीड है वो ऐड हो जाएगा। और जब अप स्ट्रीम जाएंगे तो उसमें से जो है जो रिवर का स्ट्रीम का जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। बस ये दो बात याद रखना है तो क्लियर रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इससे जुड़ा हुआ। क्या कहता है? ए स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर। एक स्टीमर जो है ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, इस यहां से डाउन स्ट्रीम की ओर जा रहा है। कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इन 20 आवर्स। मान लो कि यहाँ पे एक टाउन है, इसका नाम है ए, ठीक है, और यहाँ एक दूसरा टाउन है, यहाँ इसका नाम क्या है? बी। तो ये जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल कर रहा है कब? जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो कितना टाइम लग रहा है इसको? 20 आवर का। डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, टाइम सोचो अगर अंडू का ऑप्शन नहीं होता तो टाइम टेक नहीं लिखते हम। टाइम टेकिंग इन गोइंग डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 20 आवर। अच्छा अब बताओ, ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, गिवन। और जब आगे कहता है कमिंग बैक अप स्ट्रीम, अब ये जहाज यहां से यहां गया, वापस बी से ए की ओर आ रहा है, तो अब जब आएगा तो ये क्या कहलाएगा? अप स्ट्रीम। तो बताओ टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसको स्ट्रीम का जो अपना स्पीड है उसके अगेंस्ट आना है। तो इस केस में देखो यहाँ टाइम दिया हुआ क्या? इट कवर्स दिस
डिस्टेंस इन 25 आवर्स, टाइम टेकन इन कमिंग अपस्ट्रीम इक्वल टू 25 आवर्स, 20 आवर्स और 25 आवर्स। जो डिस्टेंस था दो शहर का, यानी ए से बी का जो डिस्टेंस था वो क्या बदलेगा? वो तो सेम है, बस जाने में आने में समय बदल गया। ये जो स्टीम का ये जो हमारा शिप जो है ना, स्टीमर जो है, इसका भी स्पीड क्या चेंज होगा क्या? ये भी सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस किस में आया? एक जगह डाउन स्ट्रीम जा रहा है और जब आ रहा है वापस तो अप स्ट्रीम आ रहा है, इस वजह से अंतर पड़ा, और उसी अंतर की वजह से हमारा टाइम भी ज्यादा लग रहा है। अब देखो हम क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर दे दिया है, ये जो वाटर जा रहा है किस स्पीड से जा रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ा सवाल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर है। ये प्रॉब्लम जो है कभी कभी आगे क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी आता है ना, लेकिन अभी 1 वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बनाना, कैसे बनाएंगे? एक्स तो लेंगे, वो बात सही है। तो सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे? लेट, है ना, लेट किस चीज को माने बताओ? तो दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस को मानेंगे। कॉपी नहीं पलटना है, उसको बंद कीजिए, यहाँ से सोच के बताइए। बंद करो, कॉपी नहीं चलेगा, है ना। यहाँ से सोच के बताओ, हमको निकालना है दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस है, लेकिन हम कंसीडर क्या करेंगे ये बताओ। जब भी स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम रहेगा तो हम मानेंगे किस चीज को? स्पीड ऑफ बोट को, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि स्टीम, या जो स्टीमर जा रहा है इसका स्पीड हम लोग मानेंगे, क्योंकि हमारा जो रिवर है उसका तो स्पीड दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो लेट स्पीड ऑफ क्या? स्टीमर, क्वेश्चन में स्टीमर लिखा है ना, इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा स्टीमर लिखा तो हम ये स्टीमर ही लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा अंतर होता है, बोट छोटा होता है, स्टीमर बड़ा होता है ना। बोट जो है मैनुअल हो सकता है, हाथ से चलाने वाला, है ना, लेकिन स्टीमर जो है वो प्रॉपर इंजन वगैरह रहता है। बोट भी बहुत तरह का होता है, बोट में भी वो जनरेटर लगा के चलाता है छोटा। अब देखिए स्टीमर मान लिए, अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे इस केस में? इस प्रॉब्लम का इक्वेशन कैसे बनाएंगे? नाउ इक्वेशन कैसे बनेगा, सबसे बड़ा सवाल, सोचो। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, कौन सा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला उलट पुलट के यूज होगा, है ना। देखो डिस्टेंस तो हमारा चेंज हो नहीं रहा, चाहे जाते समय चाहे आते समय डिस्टेंस सेम है, लेकिन वही डिस्टेंस को हम दो तरीका से लिख सकते हैं। जब जा रहा है, जब यहां से जा रहा है तो ए बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, तब स्पीड क्या है इसका? x प्लस 4, तब स्टीमर का स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस 4, और टाइम कितना लगेगा? लग रहा है जाते टाइम, कितना टाइम लग रहा है इसका? 20 घंटा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्पीड जा रहा है तो 20 घंटा, है ना। और यही ए बी डिस्टेंस जो है जब वापस आ रहा है तो डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। स्पीड यहाँ x प्लस 4 की जगह क्या हो जा रहा है? x माइनस 4, क्लियर है। इस बार टाइम कितना लग रहा है हमारा? 25 आवर, है ना। तो ये आर लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये समझो, ये स्पीड है और ये 20 आवर टाइम है। जब जा रहा है क्या? डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस ए बी है, डिस्टेंस ए बी क्या निकलेगा? x प्लस 4 इंटू
और सेम बोट जब वापस आ रहा है सेम टाउन के बीच में तो भी डिस्टेंस ए बी ही है, लेकिन इस बार इक्वेशन में x+4 की जगह स्पीड क्या x-4 और टाइम कितना है 24 आवर, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि x+4 इंटू 20 इक्वल टू x-4 इंटू 25, क्योंकि दोनों ए बी ही है, ए बी इक्वल टू ए बी। बस दोनों को अलग अलग रूप में हम लिखे। हमेशा जब भी क्वेश्चन रहेगा ना तो देखना इसी तरह का इक्वेटिंग कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वेट करना, एक पार्ट दूसरे पार्ट को इक्वेट करना, बस अलग अलग फॉर्म में लिखा है उसको बराबर दर्शा रहा है, उससे वैल्यू निकालना। यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए बी है, इस ए बी को इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इस ए बी को इस तरीका से भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों को इक्वेट करो, आंसर निकालो। पहले तो x निकालेंगे, अब ये देखो कितना हो जाएगा 20x प्लस 80, इधर क्या हो जाएगा 25x माइनस 100। अब इसको क्या करो, या तो 100 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 100, अगर 25x पहले से इधर है तो माइनस 20x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। यानी कि x बराबर कितना निकल गया 180 बाई 5, कट गया कितना बार में 36 बार में, तो 36 किलोमीटर पर आवर निकल गया। किसका स्पीड, स्टीमर का स्पीड निकल गया हमारा कितना 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी चाहिए, कोई भी एक में x का वैल्यू बैठा दो निकल जाएगा। दिखा देते आगे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, मिटा दे इसको। तो हमको चाहिए डिस्टेंस ए बी, आंसर में डिस्टेंस पूछ रहा है तो हर जगह जरूरी नहीं कि जो पूछ रहा है वही मानेंगे, ठीक है। इस केस में ज्यादातर तुमको देखेंगे जो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्टीमर, स्पीड ऑफ जहाज रहेगा वो मानेंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी कितना है x+4 इंटू 20 लगाओ, x का वैल्यू 36 प्लस 4 इंटू 20 यानी कि 40 गुना 20 बराबर 800 किलोमीटर। मतलब दोनों शहर के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है 800 किलोमीटर। माइनस वाला से भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों ए बी है। देखो x-4 इंटू 25, x का वैल्यू 36 है, 36 माइनस 4 इंटू 25, 36 में से 4 के कितना बचा है 32, 32 इंटू 25 कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये भी 32 इंटू 25, 25 टू जा हो गया 32, 5 5 10 0 1 15 16 160 और 32 गुना 64 0 0 8 कितना आ गया 800 किलोमीटर आ गया। यही हमारा डिस्टेंस निकालना था, दोनों शहर के बीच का डिस्टेंस दूरी कितना है ये निकल गया। तो यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लगभग प्रॉब्लम सारा टाइप का प्रॉब्लम को टच कर दिए, ठीक है। बेसिक डिफरेंस हो सकता है प्रॉब्लम में, अब जैसे यहाँ पे स्टीम वाला प्रॉब्लम, कहीं हो सकता है तुमको स्पीड ऑफ बोट निकालने दे दे डिस्टेंस की जगह, किसी प्रॉब्लम हो सकता है स्पीड ऑफ रिवर निकालने के लिए बोलते, पॉसिबिलिटीज है। तो ये थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर सकता है और क्वेश्चन का आउटपुट चेंज कर सकता है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही लगेगा। समझ में आ रहा है? तो लगभग कवर यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर हो गया है, ठीक है। कैसे उतारना